हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित जो कंप्लायंसेस हैं उनको फॉलो करना होता है। कई बार दोस्तों जानकारी नहीं होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं और कई बार तो दोस्तों हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की किसी भी समस्या के समाधान के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को जरूर से देखें। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे, तभी आपको इस वीडियो में यह समझ में आ पाएगा कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने चाहिए। और क्योंकि चूंकि हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर मैं आपको इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने पुराने वीडियोस के अंदर एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 9 अलग अलग वीडियोस में पूरी एक एक पॉइंट की जानकारी दे चुका हूं। और इसके अलावा जो हमारा रूल 21 है और रूल 22 है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बता चुका हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं, वो देख लेते हैं। वो हम बात करेंगे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के रूल नंबर 323 के बारे में। तो दोस्तों यहां पे इस रूल के बारे में हम समझते हैं आखिर तो इस रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 3 रूल 23 के अकॉर्डिंग हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों समझते हैं। दोस्तों जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर भी बताया है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, वो इंस्पेक्शन करेंगे या सर्वे करेंगे, तो वो बेसिकली 6 एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड, जिनके संबंध में, जिनके अकॉर्डिंग वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तो हम यही समझ लेते हैं वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे रिलेटेड वो हमसे बातें करते हैं, हमारा इंस्पेक्शन करते हैं, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, नंबर 1 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। तो दोस्तों नंबर 1 पे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमसे बात करेंगे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का, आपके एस्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, आपके फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेंगे, उस एक्ट का नाम है बोनस एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके एस्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, सर्वे करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे आपके बिजनेस के बारे में, उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट में दोस्तों 6 नंबर पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन के लिए लेबर अधिकारी आपका ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे उस एक्ट का नाम है चाइल्ड
एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में 4 डिफरेंट वीडियोस के अंदर इसको पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम समझ चुके हैं कि आखिर तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना होता है। और इस पूरे के पूरे चारों के चारों वीडियो देखने के बाद में इस एक्ट से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन सारी की सारी क्वेरीज का आपका समस्या का समाधान हो चुका होगा, ये मेरी आपको उम्मीद है। इसके बाद में दोस्तों एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी हम पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 9 तक के वीडियोस डिटेल में आपको दे चुके हैं। और इसके अलावा इसी एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ही रूल नंबर 21 एंड 22 के बारे में भी मैं डिफरेंट वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के ही रूल 23 के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा विस्तार में इसकी जानकारी लेंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहां पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश से बना रहा हूं, मेरे स्टेट मध्य प्रदेश से बना रहा हूं, तो इसी वजह से मैं यहां पर मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों ये एक्ट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। मान लेते हैं कि आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो ये त्रिपुरा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ये आपका दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये एक्ट अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा कि ऑल्दो जितने भी सारे के सारे एक्ट हैं उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सिमिलर रहते हैं ऑल ओवर इंडिया ऑल स्टेट्स के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हो सकते हैं जहां कुछ कुछ वेरिएशंस दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर के इन सारे के सारे नियमों को, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार क्रॉस वेरीफाई एंड क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे दोस्तों उसमें हम बोनस एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा विस्तार में समझेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। इसके बाद में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को समझेंगे कि इसमें आखिर तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमको फॉलो करना होता है। और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग किन चीजों पर प्रतिबंध है, क्या हमें एज ए चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर के बारे में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सारे के सारे एक्ट के डिटेल्ड वीडियोस एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि इन सारे वीडियोस को पूरा का पूरा डिटेल में देखने के बाद में, अंत तक देखने के बाद में इन सारे के सारे एक्ट से संबंधित आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान होने वाला है दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं, सर्वे करने आते हैं, तो एक इस तरीके का फॉर्म वो आपको पूरा प्रॉपर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के बाद में, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का इंस्पेक्शन करने के बाद में वो देकर के जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस रूल 23 के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिर तो इस फॉर्म के अंदर क्या है, कि ये फॉर्म में क्या क्या जानकारी दी गई है या क्या क्या यहां पर फिल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि जिस इंस्पेक्टर ने आपके उस ऑफिस का इंस्पेक्शन किया उन इंस्पेक्टर साहब का नाम यहां पर दिया जाएगा। उसके बाद में जिस डेट में इंस्पेक्शन किया गया वो डेट यहां पर लिखी जाएगी। जिस टाइम पर आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर दिया जाएगा, और जिस स्थान पर किया गया है वो स्थान भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि मैं ये वीडियो भोपाल से बना रहा हूं और अगर इंस्पेक्शन आपका भोपाल शहर से हो रहा है तो यहां पर वो भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपके पूरे बिजनेस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है उस एक्ट का नाम भी इस फॉर्म के अंदर जरूर होगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर दिया हुआ है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958। तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर जितनी भी जानकारी है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग ही हैं। ये दूसरे एक्ट के रिलेटेड नहीं है, ये केवल और केवल एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म है। यहां पर
आपके कंपनी जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं उस बिजनेस का नाम दिया जाएगा, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर उसका एड्रेस भी दिया जाएगा, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी यहां पर लिखी जाएगी, आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर दिया जाएगा, यहां पे ये पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी कॉमर्शियल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो फिर हमको उस बिजनेस को क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा और जिस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं उसकी नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखी जाएगी। सपोज कीजिए कि आप किसी कोचिंग को रन कर रहे हैं तो यहां पर वो कोचिंग लिख करके जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं तो वो यहां पर उसी तरीके से फैक्ट्री या रेस्टोरेंट वो लिख करके जाएंगे। इसके बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो फाउंडर हैं, उनका पूरा नाम और पता यहां पर लिखा जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम जो सर्वे किया जा रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टोटल स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनका टोटल नंबर दोस्तों यहां पर लिखा जाएगा और वो भी अलग अलग, मेल कितने काम कर रहे हैं और फीमेल कितने काम कर रहे हैं, ये डिटेल में लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर जिसमें इंस्पेक्शन किया जा रहा है वहां पर मान लेते हैं कि आपके 50 जो है मेल वर्कर हैं और जो 50 हैं वो फीमेल वर्कर हैं, तो टोटल मिलाकर के हो गया आपका 100, तो ये 100 का नंबर यहां पर लिखा जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं तो उस समय पर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या उनकी एब्सेंस में क्या वो सर्वे नहीं होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर आ रहे हैं तो सर्वे तो वो करेंगे ही करेंगे, बट वो जो सर्वे करेंगे वो किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में करेंगे। वो हो सकता है कंपनी के कोई मैनेजर हो, तो जिनकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा और उनकी पोस्ट लिखी जाएगी और यहां पर लिखा जाएगा कि इनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा सर्वे, पूरा का पूरा इंस्पेक्शन इस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे बहुत सारे पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 9 तक, उसके बाद में अगेन 1 से लेकर के 10 तक, तो बहुत सारे पॉइंट हैं दोस्तों। इन सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट के अंदर इतनी सारी डिटेल जानकारी है जो कि आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो सारी की सारी डिटेल जानकारी को नहीं समझेंगे तो आप उन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और अगर उन रूल एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे वायलेशन हो जाएगा रूल का, और अगर वो रूल का वायलेशन होगा तो कहीं ना कहीं आप परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाए हैं। आज के इस वीडियो में हम यहां पर पॉइंट नंबर 23 रूल नंबर 23 के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, जब लेबर इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन करने के बाद में वो हर जगह पर कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ यस और नो, कुछ जगहों पर यस, कहीं पर नो, कहीं पर यस, कहीं पर नो, ऐसे लिख करके वो जाते हैं। ठीक है, यस नो ऐसे करके वो लिख करके जाएंगे, कहीं पर यस, कहीं पर नो। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि कहां पर वो यस लिख रहे हैं, कहां पर वो नो लिख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि इन पॉइंट के अकॉर्डिंग जिस रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, उसको मान रही है, तो उसकी जगह पर वो यस लिखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी रूल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर रही हो तो वहां पर वो नो लिख करके जाएंगे। दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार हम तो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हमसे वायलेशन हो रहा है? तो दोस्तों जानकारी के अभाव में। मैं आपको दोस्तों इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हमने तो रजिस्ट्रेशन कराया है, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दे दी। ठीक है, हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके अपने ऑफिस में फाइल के अंदर संभाल के रख लिया। क्या दोस्तों इससे हमारा रूल का फॉलो हो गया? क्या हमारे जो रेगुलेशंस हैं उन पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने फॉलो कर लिया? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि इस ही के अकॉर्डिंग एक और रूल आता है कि उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी विजिबल प्लेस पे, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर उसको लगा के रखना है। वो किसी दीवार पे आप लगा सकते हैं या किसी पिलर पे लगा सकते हैं या किसी नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। अब चूंकि आपको उस रूल के बारे में जानकारी नहीं थी तो आपने लगाया नहीं,
अब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आ गए, और जब वो इंस्पेक्शन करेंगे तो उनको तो वो कॉपी किसी दीवार पर, किसी नोटिस बोर्ड पर मिलेगी नहीं। जब वो नहीं मिलेगी तो यहीं दोस्तों आपसे क्या हुआ, एक त्रुटि हो गई, एक रूल का वायलेशन हो गया, यहीं से आपसे चूक हो गई। और जब रूल का वायलेशन होगा तो फिर उससे संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो तो दोस्तों आपको झेलनी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट सारे वीडियोस को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और इसमें दी गई अगर जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे और बहुत ही उपयोगी लगे और आपको लगे कि इस जानकारी से अब आपका बेनिफिट हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में अब जैसे अगर किसी रूल का आपसे वायलेशन हो रहा है तो फिर उस रूल के वायलेशन से संबंधित आपसे उसका क्लैरिफिकेशन भी दोस्तों मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लेबर डिपार्टमेंट ने खाली बस आपसे कह दिया कि रूल का वायलेशन हो गया, काम खत्म। अब आपको उसका क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और वो स्पष्टीकरण के लिए आपको कुछ समय देंगे। हो सकता है वो आपको 7 डेज का टाइम दे, हो सकता है 10 डेज का टाइम दे, वो अलग अलग हो सकता है। और फिर आपको उस लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा कि भाई ये रूल का वायलेशन क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, या आगे हम उसके सुधार के लिए क्या करने वाले हैं। पूरा सर्वे करने के बाद में, पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में यहां पे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां पे एक सिग्नेचर करके जाएंगे। जिस इंस्पेक्टर ने सर्वे किया, इंस्पेक्शन किया, उनके सिग्नेचर होंगे। आपके कंपनी की एक सील भी यहां पर लगवाई जाएगी, और साथ में जिन इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया गया था तो उनकी सिग्नेचर भी यहां पर आपसे लिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में इस फॉर्म की एक कॉपी वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको दे करके जाएंगे, और एक कॉपी इसकी खुद रखेंगे वो अपने पास में। समझते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है ये रूल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 की बात कर रहे हैं, और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 रूल 23 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रूल 23 हमसे कहता क्या है, हम ये समझते हैं कि जो रूल 23 है ये हमसे क्या कह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों। तो नोटिस ऑफ द पीरियड्स ऑफ वर्क, ठीक है, इन फॉर्म पी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म पी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म पी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात फॉर्म पी के अकॉर्डिंग हो रही है कि नोटिस ऑफ द पीरियड्स ऑफ वर्क इन फॉर्म पी एज पर रूल 23। रूल 23 के अकॉर्डिंग आपको जो आपके वर्क का जो कार्यकाल है, यानी कि जिस टाइम पीरियड में आपका, जैसे आपके ऑफिस का जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे वो आपके वर्किंग आवर्स सुबह 9 से लेकर के शाम को 6 बजे तक हो सकते हैं, या 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक हो सकते हैं, या 9 से 5 हो सकते हैं। जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं वो आपको उसकी सूचना आपको फॉर्म पी के अंदर देनी जरूरी है रूल 23 के अकॉर्डिंग। अब यहां पे ये एक्सप्लेनेशन इसका देखिए दोस्तों क्या कहता है। यहां पे एक्सप्लेनेशन कहता है एवरी एम्प्लॉयर, हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है दोस्तों, हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, किसी में कोई अपवाद नहीं है कि कोई एम्प्लॉयर इससे छूटा हो, हर एक एम्प्लॉयर के लिए है। शेल एग्जिबिट इन हिज एस्टेब्लिशमेंट, उसको अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये रखना ही चाहिए अ नोटिस, एक नोटिस रखना चाहिए स्पेसिफाइंग द डेली आवर्स, यानी कि जो डेली के आपके वर्किंग आवर्स हैं वो आपको उसके अंदर बतानी जरूरी है। वो वर्किंग आवर्स जैसे कि मैंने अभी अभी बताया दोस्तों आपको, वो वर्किंग आवर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन तय करके रखे हो वही होंगे, कोई अलग नहीं है। लेकिन ये आपको नोटिस के फॉर्म में बताना जरूरी है, उसको लगा के रखना जरूरी है, और वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, फॉर्म पी के अंदर। टू बी वर्कड एंड इंटरवल ऑफ रेस्ट, तो साथ साथ में जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी बताने हैं, और साथ साथ में दोस्तों इंटरवल फॉर रेस्ट भी बताना है। यानी कि रेस्ट मतलब ये हो गया कि जो आपके इन मीनवाइल जो लंच आवर्स होगा, जो आपका लंच टाइम होगा, वो भी आपको बता के रखना है कि सपोज आपका 9 से 6 तक का वर्किंग आवर्स है तो वहां पे आपने 2 से 3 का लंच टाइम रखा हुआ है, ये भी स्पेसिफाई करना इसके अंदर जरूरी है। एंड मील्स, ठीक है, रेस्ट एंड मील्स, तो इसके अंदर रेस्ट एंड मील्स दोनों ही आ जाते हैं। टू बी अलाउड टू द एम्प्लॉइज की, यानी कि जो लंच आवर्स वहां पे आप अलाउ कर रहे हैं एम्प्लॉइज के लिए वो आपको उसके अंदर लिखना बताना जरूरी है, और ये प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। इफ एनी, तो सच नोटिस शैल बी इन फॉर्म पी, और यहां पे दोस्तों देखिए कि ये जो नोटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं ये किस में होना चाहिए, फॉर्म पी के अंदर होना चाहिए। एंड शैल बी एग्जिबिटेड नॉट लेटर देन द क्लोजिंग आवर ऑन द सैटरडे, और ये कब एग्जिबिट करना है, ये कब आपको जारी करना है, ये सैटरडे के अंदर जब आपके क्लोजिंग आवर्स हैं। सपोज सैटरडे के अंदर आपका ऑफिस आवर खत्म होता है शाम को 6 बजे, उससे पहले ही ये नेक्स्ट वीक के लिए आपको लागू करना है। इसको बताना है कि नेक्स्ट वीक में आपके जो प्रॉपर वर्किंग आवर्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे दोस्तों।
immediately preceding the first week in which the hours of work shall be as specified in such notice। यानी कि इस नोटिस के अंदर जो आप टाइम पीरियड बता रहे हैं वो नेक्स्ट वीक के लिए कब एप्लीकेबल होगा, ये आपको सैटरडे की इवनिंग यानी कि सैटरडे की क्लोजिंग आवर्स से पहले ही बताने हैं। शाम को 5 बजे या 6 बजे ऑफिस बंद होने से पहले ही आपको बताने हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। ऑल्दो तो वो सेम ही रहते हैं, उसको हर हफ्ते बदलते थोड़ी ना, हम लोग हर हफ्ते नहीं बदलते, लेकिन फिर भी आपको नोटिस के फॉर्म में फॉर्म पी के जरिए आपको ये बता के रखना जरूरी है। इट शैल कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू रहेगा टू बी एग्जिबिटेड सो लॉन्ग एज द आवर्स ऑफ वर्क स्पेसिफाइड इन इट आर ऑब्जर्व, कि ये तब तक रहेगा जब तक कि ये आपके वर्किंग आवर्स कंटिन्यू रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इस फॉर्म पी के कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर्म पी नोटिस के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं क्या कहता है ये। सबसे पहले तो यही देखते हैं हम कि इसका पर्पस क्या है, इस फॉर्म का पर्पस क्या है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो इस फॉर्म का, इस नोटिस का दोस्तों केवल और केवल एक ही पर्पस है, ट्रांसपेरेंसी। पता लगा कि आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं देके रखी हुई है, किसी ऑफिस जो कोई भी एम्प्लॉय है उसके अपने वर्किंग आवर्स के बारे में ही पता नहीं है। कोई शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक काम कर रहा है, कोई सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसी चीज की ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये नोटिस कंपलसरी है, ये नोटिस जरूरी है रिगार्डिंग एम्प्लॉय वर्क। किसके बारे में, एम्प्लॉय वर्क के बारे में, वर्क आवर्स के बारे में, एंड रेस्ट इंटरवल, और साथ में रेस्ट इंटरवल भी। पता लगा कि किसी को रेस्ट इंटरवल के बारे में ही नहीं पता, कोई 1 से 2 का लंच लेके बैठा हुआ है, कोई 1 से लेकर के 3 तक का लंच लेके बैठा हुआ है, कोई 2 से 3 तक का लंच कर रहा है, या कोई 2 से लेकर के केवल 2:30 तक का ही लंच कर रहा है। तो ये सब के लिए सेम होना चाहिए, और जब सेम होगा तो वो सेम ऐसे ही हो पाएगा जब उसको किसी नोटिस के जरिए आपने उसको इन्फॉर्म करके रखा होगा, और वो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है फॉर्म पी के जरिए। कंप्लाइंग विद द मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और ये किसके कंप्लायंस में है, एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। हु नीड टू डिस्प्ले इट, अब इसको कौन दिखाएगा भाई, इसको डिस्प्ले कौन करेगा, इस नोटिस को कौन डिस्प्ले करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि डिस्प्ले एम्प्लॉयर को ही करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उन्हीं को करना है, एवरी एम्प्लॉयर। और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हर एक एम्प्लॉयर को ये दोस्तों लगा के रखना है। ऑपरेटिंग अ शॉप, चाहे तो वो किसी शॉप को ऑपरेट कर रहे हैं या कोई कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, किसी भी तरीके का कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है विद इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे दोस्तों चूंकि ये वीडियो मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हर जगह पर मध्य प्रदेश लिखा गया है, बट दोस्तों आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये रूल आपके स्टेट का ही रहेगा। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश की जगह आपके स्टेट का नाम हो जाएगा। आगे समझते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। अब इसके अंदर कौन कौन सी, ये जो फॉर्म पी है इसमें आखिर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो देखते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, कि जिस समय पर आपका ऑफिस का वर्किंग आवर स्टार्ट हो रहा है वो टाइम यहां पर लिखा जाएगा, और एंडिंग टाइम, जैसे कि अगर आपका ऑफिस सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग टाइम आपका 9 बजे हो जाएगा, और अगर वो शाम को 5 बजे तक चलता है तो वो 5 बजे का टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि वो टाइम आपका 10 से लेकर के दोस्तों 6 बजे तक का हो, तो 10 बजे आपका स्टार्टिंग टाइम और शाम को 6 बजे आपका एंडिंग टाइम ऑफ द वर्क डे। ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेक, साथ में आपको ब्रेक का ड्यूरेशन भी देना है, ब्रेक पीरियड्स फॉर मील एंड रेस्ट, कि खाना खाने के लिए, लंच आवर्स के लिए या रेस्ट करने के लिए ये भी टाइम दोस्तों आपको देना होता है, वो भी आपको इस फॉर्म पी के अंदर स्पेसिफाई करना जरूरी है, वो भी लिखना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका वर्किंग आवर्स सपोज कीजिए सुबह 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक का है, तो 2 से लेकर के 3 बजे तक का आपका लंच टाइम होगा, या ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही टाइम रखना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइमिंग्स फॉर द दीज ब्रेक्स, और इन ब्रेक्स का जो आपके लंच ब्रेक्स हैं या जो मील ब्रेक्स हैं, इनका जो भी स्पेसिफिक टाइम है वो आपको मेंशन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस खाली आपने लंच ब्रेक लिख करके छोड़ दिया, नहीं, आपको टाइम भी बताना होगा, वो भी लिखना होगा कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक वो लंच टाइम है। वेयर टू डिस्प्ले इट, अब इसको डिस्प्ले कहां पर करेंगे दोस्तों, हम कहां पे डिस्प्ले करना है, तो ना नोटिस मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, ये एक प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए एक प्रॉपर प्लेस पे, मतलब ऐसी जगह पर डिस्प्ले होना चाहिए जहां पर कि वो सारे के सारे जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो इस नोटिस को क्लियरली देख पाएं। वो बिल्कुल प्रोमिनेंट प्लेस होना चाहिए, विजिबल प्लेस होना चाहिए, जो
कोई भी एम्प्लॉय उसको देख सके, जैसे कि वो कोई दीवार हो सकती है, कोई पिलर हो सकता है, या कोई आपके ऑफिस का नोटिस बोर्ड हो सकता है। तो उस जगह पर आपको इस फॉर्म को लगा के रखना कंपलसरी है विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। और वो भी कहां पर? एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही, एस्टेब्लिशमेंट के बाहर नहीं। आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है या आपकी शॉप है, आपने उसके बाहर लगा के रख दिया, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसको नहीं लगा के रखना। आपको अपने कंपनी के अंदर ही लगा के रखना है, वेयर एम्प्लॉइज कैन इजिली सी इट, मतलब ऐसी जगह जहां पर कि इसको एम्प्लॉइज आसानी से देख पाए, उस जगह पर दोस्तों इसको लगा करके आपको रखना जरूरी है। दोस्तों इस तरीके का कुछ फॉर्म पी आपको दिखाई देगा। ये फॉर्म पी के अकॉर्डिंग आपको पूरी डिटेल दी गई है। यहां पे लिखा हुआ है ये फॉर्म पी, नोटिस ऑफ द पीरियड्स ऑफ द वर्क, डेली पीरियड्स ऑफ द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज कमेंसिंग फ्रॉम, जिस डेट से लेकर के वो पूरे वीक का आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो डेट यहां पर लिखेंगे कि इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक का है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का नाम यहां पर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके का बिजनेस रन हो रहा है तो उस एस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। कोई अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, तो आपको सारे के सारे एम्प्लॉइज के नाम लिख करके रखने होंगे, वेदर यंग पर्सन और नॉट, कि हो सकता है कि जितने एम्प्लॉइज हैं उनमें से कोई यंग पर्सन भी हो। तो यहां पे दोस्तों यंग पर्सन की भी एक डेफिनेशन है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये यंग पर्सन कौन है, तो यंग पर्सन जो होते हैं 14 से लेकर के 18 ईयर्स तक के जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, जिसको कि एडोलेसेंट भी कहा जाता है, तो वो यंग पर्सन हो गए। एम्प्लॉयमेंट टू कमेंस, कि आपका जो बिजनेस है, जो आपकी ऑफिस आवर्स हैं, वो कब स्टार्ट होती हैं, तो वो टाइम आपको लिखना है। सपोज वे सुबह 9 बजे है तो हम यहां पे उसको 9 AM लिख देंगे, ठीक है। डे इंटरवल फॉर द मील एंड द रेस्ट, मील और रेस्ट के लिए जो टाइम आपने दिया है, हो सकता है कि वो आपने 1 से लेकर के आपने 2 तक का टाइम लिखा है, तो यहां पे उसको 1 to 2 PM यहां पे ऐसा लिखा जाएगा। और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टू सीज, किस टाइम पर आपका जो काम है, जो वर्किंग आवर्स हैं वो खत्म होते हैं, वो टाइम यहां पर लिखा जाएगा। तो वो हो सकता है जैसे आपने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया तो वो यहां पर आ जाएगा शाम को 5 बजे, 5 PM आप यहां पे इसको लिख सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि ये नोटिस कब जारी होगा, ये आपके सैटरडे का जो ऑफिस आवर्स हैं वो खत्म होने से पहले, तो यहां पे वो डेट लिखी जाएगी जो भी सैटरडे आपका पड़ रहा है ना, और यहां पे सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, और उस एम्प्लॉयर के यहां पे सिग्नेचर भी होंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है यहां पे नोट करने के। चलिए आगे देखते हैं यहां पे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, पूरी रिसर्च करने के बाद में वीडियो बनाया है। इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए हैं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हैं। फिर भी दोस्तों हो सकता है कि आप लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो और अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स ये अलग अलग हो सकते हैं। ऑल्दो तो दोस्तों ये सारे के सारे रूल्स ऐसे होते हैं कि जो मोर और लेस सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ 5-10% रूल के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि दोस्तों सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ भी अलग अलग वेरी कर सकता है। हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर ये 50 से ज्यादा के लोगों के स्टाफ पर लागू होता हो, कहीं पर हो सकता है ये 100 से ज्यादा लोगों के स्टाफ पर लागू होता हो। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और एक बहुत ही अच्छा सजेशन है कि इन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से पहले आप अपने डिपार्टमेंट के जो लेबर अधिकारी हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे इन सारे के सारे नियमों को क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर करवा लीजिएगा। दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको इस लेबर डिपार्टमेंट एंड लेबर रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, और हम आपकी इन सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर पाएं, उनका निदान कर पाएं। तो दोस्तों अगर ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में भी आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी और रह जाती है, तो दोस्तों आप हमको लिखना नहीं भूलिएगा। आप हमको कहां लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप अपने कमेंट हमको भेज सकते हैं। आप अपने हमारी जो ईमेल आईडी है legal@fabric.com, यहां पर आप अपनी मेल भेज सकते हैं अपनी पूरी के जो भी क्वेरीज हैं उनसे संबंधित, और हमारी एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, और आपकी इस समस्याओं को समाधान करके ही वो दम लेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, एक और उपयोगी जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।